अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ पे कैपिटल वेंचर और इंफॉर्मेशनल रिस्क की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, डील स्ट्रक्चर। वो ये कहता है कि कंपनीज़ को एवेलुएशन करने के बाद डिफरेंट तरीक़ों से अब आगे ये आता है कि जब हम टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है एक एंटरप्रेन्योर किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए या उसको आगे तक लेकर जाने के लिए, तो क्या किस किस्म की वो डील कर रहा होता है। ठीक है, कहते हैं नीड्स फॉर फंडिंग सोर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड फंडिंग सोर्सेज, यानी जो जो लोग फंड कर रहे होते हैं उनके साथ किस किस किस्म की डील्स जो है वो तय करते हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फाइनलाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिसाइड करता है कि हम कितना देंगे। टाइमिंग एंड फॉर्म ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, किस वक्त और किस रेट में आपको वापस करेंगे। अमाउंट ऑफ कंट्रोल डिज़ाइड्स की बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों को हम कंट्रोल, यानी क्या क्या अमाउंट होगी जी आपकी। ठीक है, डिज़ायर्ड कंट्रोल, या मतलब कि कितनी अमाउंट पे आप ये चाहते हैं कि कारोबार जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करे, और कितनी अमाउंट आपको इजाज़त होगी कि आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करें। परसेंटेज ऑफ रिस्क है जी, वो आप उसके साथ डील करते हैं, बताते हैं कि कितने % रिस्क होगा इसमें। एंटरप्रेन्योर नीड की बात कर रहे हैं, इसमें डिग्री एंड मैकेनिज़्म ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वो ये देखता है कि किसी भी कारोबार के अंदर अगर पैसे आ रहे हैं तो पैसे जो हैं आने के बाद अपने बिज़नेस के अंदर, अपने मैकेनिज़्म के अंदर कितने % कंट्रोल होगा। अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग नीड, कितने पैसे इन्वेस्ट करने की उसके अंदर ज़रूरत है। गोल्स फॉर द पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक फॉर्म आपने बनाई है उसके लिए क्या क्या गोल्स होंगे। नेक्स्ट वन इज़ द गोइंग पब्लिक की बात कर रहे हैं कि आप अपनी फॉर्म्स को, जो भी आप बना रहे हो बिज़नेस को, आप उसको पब्लिसाइज उसको कैसे करते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं सेलिंग सम पार्ट ऑफ द कंपनी बाय रजिस्टरिंग विद द SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस की बात कर रहे हैं कि कुछ जो हिस्सा होता है कंपनी का उसको शेयर्स की शक्ल में स्टॉक एक्सचेंज में रख देता होता है, लोग उसको परचेज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट अमाउंट स्पेंड करने के बाद। इसमें कहते हैं रिजल्टिंग कैपिटल इन्फ्यूजन प्रोवाइड्स द कंपनी विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर रिलेटिवली लिक्विड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं जिसमें याद रहे कि सोर्स एंड रिसोर्स में कुछ फ़र्क होता है। तो एक फाइनेंशियली तौर पे एक आपके लिए ये रिसोर्स बनता है कि आपका कैपिटल या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अरेंज हो रही होती है। सेकंड वन इज़ द रिलेटिवली लिक्विडेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। लिक्विडेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल यानी वो इन्वेस्टमेंट जो कैश की शक्ल में आपके पास आती है, उसके लिए गाड़ी आपकी बन जाती है। सेकंड वन इज़ द कंपनी कंसिक्वेंटली गेन्स। कंपनी जो है वो क्या चीज़ गेन करती है, कहता है ग्रेटर एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट इन द फ्यूचर के अंदर आपके पास कैपिटल मार्केट में एक्सेस आती है। अ मोर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द पब्लिक परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक परसेप्शन जो है आपकी वो क्या होती है, इसमें बेहतर होती है। नेक्स्ट वन इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द गोइंग पब्लिक। जब आप कंपनी को पब्लिक कर रहे होते हैं, क्या उसके फ़ायदे, क्या उसके नुकसान हैं। इसमें से उसने लिखा हुआ एबिलिटी टू ऑब्टेन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, फाइनेंस आपके पास आता है। याद रहे इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल या कॉमन स्टॉक जिसमें इन्वॉल्व होता है, जो पब्लिक शेयर्स खरीद के कुछ अदा कर रही होती है पैसे। सेकंड वन इज़ द इन्हांस एबिलिटी टू बारो। ठीक है, बारो करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इन्हांस एबिलिटी टू रेज द इक्विटी, लिक्विडिटी एंड वैल्यूएशन। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि फर्म्स के मोस्टली एसेट्स वो होते हैं जिनको फौरी तौर पे मार्केट में अगर हम सेल कर दें तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरी कंपनी की जो वैल्यू होती है वो पहले से बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द प्रेस्टीज का बात कर रहा है जी। इसमें कंपनी के जो गुडविल है, उसकी वैल्यू है, उसमें मज़ीद इजाफा होता है। पर्सनल वेल्थ की बात कर रहा है कि ज़ाती जो उसकी दौलत होती है उसमें भी इजाफा होता है, पर्सनल वेल्थ जो कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या आते हैं, कहते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ द लाइबिलिटी। कंपनी का जो रिस्क है उसमें भी इजाफा होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्सपेंसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है लीक होना शुरू हो जाती है। प्रेशर आपके ऊपर आता है जी, एंड आपका जो कंट्रोल है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब आपकी कंपनी पब्लिक लेवल की होती है। नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहते हैं टाइमिंग ऑफ द गोइंग पब्लिक एंड अंडर राइटर सेक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या कौन सा टाइम अवेलेबल होता है जिस पे आप कंपनी को पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा वो राइट टाइम होता है। उसमें कहता है इज़ द कंपनी लार्ज इनफ। क्या कंपनी आपके पास आपकी लार्ज है, इनफ है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल्स अर्निंग एंड हाउ इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपकी जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उसकी अमाउंट कितनी है,
और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी। आर द मार्केट कंडीशंस फेवरेबल फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या मार्केट कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं। हाउ अर्जेंटली इज़ द मनी नीडेड, कितने पैसे आपको चाहिए होंगे। एंड व्हाट आर द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द प्रेजेंट ऑनर्स, आपकी जो नीड एंड डिज़ायर्स हैं ऑनर्स की वो क्या हैं और कितनी होंगी। ठीक है, ये उस वक्त हैं, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपकी कंपनी जो है फाइनल पब्लिक लिमिटाइज की तरफ मूव कर रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ अंडर राइटर सेक्शन की बात कर रहे हैं जी। अंडर राइटर का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहते हैं मैनेजिंग अंडर राइटर लीड फाइनेंशियल फॉर्म्स एंड सेलिंग स्टॉक टू द पब्लिक। मतलब ये कि अब अंडर राइटर जो है ये मेन पर्सन होता है किसी भी फॉर्म का, जो पर्सन आपके शेयर्स सेल करवाने में या फंड रेज करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो उसका एक पोर्शन आ रहा है, वो ये कहता है मैनेजिंग अंडर राइटर लीड फाइनेंशियल फॉर्म्स इन सेलिंग स्टॉक टू द पब्लिक। अब आपने नेक्स्ट काम अपना क्या करना है कि अंडर राइटर को भी इसमें मैनेज करना है ताकि वो अपना काम जो है ठीक तरीके से करें। अंडर राइटिंग सिंडिकेटर वो होते हैं जिनके पास ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, उनको भी आपने मैनेज करना है। फैक्टर टू कंसीडरिंग इन सिलेक्शन, फैक्टर्स आपने देखने हैं कि आपकी रिप्यूट अच्छी रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी, एडवाइजरी सर्विसेज, एक्सपीरियंस एंड कॉस्ट, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आपने कंसीडर करने हैं जब भी आप किसी अंडर राइटर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वेरी क्विकली जी रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट एंड टाइम टेबल है। ऑल हैंड्स मीटिंग प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपने बाकायदा एक टीम बनानी है, सारे काम एक बंदे को नहीं आपने फेंक देने, आप स्पेशलाइज टीम बनाएं। फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग रिक्वायर्ड 6 to 8 वीक एंड SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन टेक्स 6 to 12 वीक्स टू डिक्लेयर द रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव। यानी जो पब्लिक ऑफरिंग के लिए आप जो है उसके लिए 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसके लिए 12 हफ्ते दरकार होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप SEC में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते, SEC कहते हैं जी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, मतलब जहाँ पे आपकी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल होते हैं बाय या सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो ये कहता है कि रीजंस फॉर डिले की बात कर रहा है कि क्या रीज़न होती है जी। अक्सर औक़ात कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है, SEC के अंदर आपके शेयर्स नहीं आते। वो कहते हैं हैवी पीरियड्स ऑफ द मार्केट एक्टिविटी, अक्सर औक़ात मार्केट में बड़ा रुझान होता है, पीक सेशंस होते हैं, अटॉर्नी जो है वो फेमिलियर नहीं होता स्टेट का, या अक्सर औक़ात झगड़े जैसे आप देखते नहीं कि आए दिन यहाँ पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला चेंज हो रहा होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज चेंज होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला की सीट पर गए हैं, तो अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता, वो यही समझ रहे हैं कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। इश्यूज़ अराइजिंग, इश्यूज़ कुछ आते हैं जी HCC के अंदर जिसकी वजह से प्रोसेस रुक जाता है। व्हेन द मैनेजिंग अंडर राइटर इज़ एन एक्सपीरियंस, जब अंडर राइटर जो होता है जो आप रखते हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तब भी आपके इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ उसके डिले के प्रोसेस होते हैं, ये डिले की रीजंस होती हैं। SEC अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट्स मेक अ फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर। अच्छा, जो SEC होता है वो भी जनाब क्या करती है जी, अपनी चेक एंड बैलेंस जो है वो स्टार्ट कर देती है कि क्या इस बंदे ने जो स्टेटमेंट दी है वो फुल एंड फेयर, उसमें किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस है, रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट है, उसके अंदर आपकी प्रॉस्पेक्टस आ जाती है, रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट आ जाती है। ये भी देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा। मोस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विल यूज़ अ फॉर्म्स SHE S1 रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। कुछ जो आपके होते हैं इसमें SEC के अंदर वो फॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के लिए। क्या वो फॉर्म्स जो हैं वो उसकी फिलिंग के अंदर अक्सर इशू आ जाता होता है कि IPOs के लिए जो आपने फॉर्म फिल करना है वो थोड़ा टेक्निकल होता है। IPO कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि बिल्कुल स्टार्ट में जब अपने शेयर्स दे रहे हैं सेल करने के लिए उसकी अमाउंट कितनी होगी, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। रजिस्ट्रेशन थर्ड वन इज़ द प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहे हैं जी। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी का इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है। याद रखना कंपनी के बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और तीसरा है प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो प्रॉस्पेक्टस जैसे अक्सर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉस्पेक्टस मिल रही होती हैं, वैसे ही ऐसी पब्लिक कंपनीज़ की प्रॉस्पेक्टस होती हैं जिसमें कवर पेज है, प्रॉस्पेक्टस समरी है, डिस्क्रिप्शन है कंपनी की, रिस्क फैक्टर है, यूज़ ऑफ प्रोसीड्स की बात कर रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटलाइजेशन, डिलेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन होती है। इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए होता है जिसमें कंपनी की वर्थ को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है या किया गया होता है। अब नेक्स्ट वन इज़ द रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कहते हैं ऑफरिंग पास्ट रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी, उसके बाद अदर अंडरटेकिंग बाय द कंपनी इंक्लूडिंग एग्जिबिट, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, कंपनी बाय लॉज, स्टॉक ऑप्शंस एंड पेंशन प्लान, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या करनी होती हैं, प्रोवाइड करनी होती हैं। प्रोसीजर की बात कर रहे हैं
ये क्या प्रोसीजर होता है जी रजिस्ट्रेशन का। प्रीलिमिनरी प्रॉस्पेक्टस रेड हायरिंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अंडरराइटर ग्रुप। ठीक है जी, आपने एक ग्रुप हायर करना होता है। डेफिशिएंसीज आर कम्युनिकेटेड थ्रू द टेलीफोन। जो भी प्रोसेस के दौरान डेफिशिएंसी सामने आ गई, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रह गया जी जो आपने नहीं भेजा, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है ना स्टार्ट, तो उसकी चेकिंग हो रही होती है, तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। प्राइस अमेंडमेंट जी, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी उसकी चेंज के लिए आपके पास कुछ असिस्टेंस आती हैं, आपने वो भी इसको देखना होता है। वेटिंग पीरियड है, कुछ टाइम जो है वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से बता दिया जाता है कि 2 से लेके कितने महीने तक इस पे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। लीगल इश्यूज़ एंड ब्लू स्काई क्वालिफिकेशन की बात करें, लीगल इशू क्विट पीरियड। क्विट पीरियड में क्या होता है कि अगर 90 दिन तक आप इन्फॉर्मेशन मज़ीद प्रोवाइड नहीं करते आगे रजिस्ट्रेशन ब्रांच को, जो कि रिक्वायर्ड आपसे कर रहे होते हैं, तो वो आपको क्या कर देते हैं, फारिग कर देते हैं। ब्लू स्काई क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ब्लू स्काई क्वालिफिकेशन क्या है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी स्टेट के, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर भी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। अक्सर औकात ये होता है कि कंपनी की कॉस्ट या उसकी स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं होती, फिर भी डिले हो जाता है मामला। अक्सर औकात ये होता है कि स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजाज़त नहीं देते। फॉर अभी इमरान खान की गवर्नमेंट है, तो मियां नवाज शरीफ के दौर में जो कंपनीज़ वगैरह रजिस्टर्ड हो रही थी, तो उनको इजाज़त हो सकता है कि ना मिले। अक्सर औकात इसमें सियासी थोड़ी सी जेलसी भी आ जाती होती है। उसके बाद आफ्टर गोइंग पब्लिक, जब कंपनी जो है पब्लिक हो जाती है, तो फिर क्या होता है, कहते हैं आफ्टर मार्केट सपोर्ट। मार्केट की सपोर्ट आपको चाहिए होती है कि अंडर राइटर्स को आप पैसा लगाते हैं उसके ऊपर, उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट लेते हैं। कस्टमर्स की, अपने स्टेक होल्डर्स की भी सपोर्ट आप ले रहे होते हैं सबकी, कि आप कंपनी की जो रेप्यूट है उसको बरकरार रखें। रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कम्युनिटी है उसके साथ कोशिश आप यही करते हैं कि रिलेशनशिप बरकरार रखें। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा था आज का टॉपिक। जाते जाते जी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, कंपनी मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट है जी, सालाना आपको रिपोर्ट देनी होती है। क्वार्टर रिपोर्ट आपको देनी होती है। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो भी आप पास करते हो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है, उसकी रिपोर्टिंग रखनी होती है। एंड कंपनी मस्ट फॉलो प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन रिक्वायरमेंट। और कंपनी लास्ट पे क्या करती है कि अगर कुछ चीज़ें उसको इनडायरेक्टली भी चेक करनी पड़े, तो वो इनडायरेक्ट वे यूज़ करके भी आपकी चीज़ें चेक कर सकती है अपनी इंश्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लेंथी एंड टेक्निकल, जिसको मैंने 2 पार्ट में करवाया, इंफॉर्मेशनल रिस्क एंड वेंचर कैपिटल। आई होप आप लोग जो हैं इसको इजीली कैट कर लेंगे। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना फैमिली का ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।